हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसेशन के बारे में। लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है ये टॉपिक, तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो भी पॉइंट हो सकते हैं इसमें रिसेशन को लेकर वो सारे चीज़ें जो है हर एक पॉइंट में आप तक क्लियर कर दूं, उसके पीछे के क्या लॉजिक हैं और मेरे जो ओपिनियंस हैं वो क्या है। ठीक है, तो इसको लेकर लगातार जो है चर्चा बनी हुई है, साथ में जो ग्रुप में लोग हैं वो लोग भी इसको लेकर लगातार पूछ रहे हैं। तो इसमें जो है बेसिकली हम लोग क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो होने वाला है कि सिंपली व्हाट इज रिसेशन, रिसेशन है क्या, और जितना हम लोग समझते हैं क्या ये उससे ज़्यादा है कम है, तो ये जो है हम इसमें देखेंगे। दूसरा कि क्या रिसेशन अभी आ रहा है, इज रिसेशन कमिंग नाउ। ठीक है, तो ये जो है बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई बुल रैली आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रहा है। ठीक है, और जितने भी हम स्टेटमेंट देख रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं माइल्डली आ रहा है, जो भी अभी हमने फेड के चेयरमैन वगैरह का स्टेटमेंट देखे। तीसरा है कि ठीक है, अगर आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा और हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर भविष्य में आता है तो हमें कैसे पता चलेगा, हम खुद से कैसे पता कर सकते हैं। चौथा पॉइंट कि इम्पैक्ट ऑफ रिसेशन, इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और इस पॉइंट में जो है आप एक और बहुत अच्छी चीज सीखेंगे, वो भी जो है इसको आइडेंटिफाई करने में ही मदद करेगी। और फिर लास्ट में जो हम कंक्लूड करेंगे इसके साथ कि एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर के हिसाब से क्या स्ट्रेटजीज यहाँ पर अपनाई जा सकती हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। उससे पहले जो है मैं आपको ये बात एकदम बता दूं कि यहाँ पर जो भी मैं थॉट्स या व्यूज शेयर करने वाला हूँ वो पूरी तरीके से मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, लेकिन केवल मेरे व्यूज पर आप लोग पैसा वगैरह ना लगाएं। ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह की सलाह जरूर लें, और ये जो भी है पूरा ये एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब इसके साथ जो है हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले और सबसे मेन सवाल कि भाई व्हाट इज रिसेशन, रिसेशन जो है वो है क्या। तो रिसेशन को हिंदी में जो है हम लोग मंदी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप लोग ये डेफिनेशन देख सकते हैं कि रिसेशन इज अ सिग्निफिकेंट परवेसिव एंड परसिस्टेंट डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये देखने में तो बहुत कठिन और अजीब सा लग रहा है, मगर देखिए ये वैसे तो मैं खुद भी डेफिनेशंस का बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मगर ये डेफिनेशन जानना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, क्योंकि ये शब्द जो है वो रिसेशन को अच्छे से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो रिसेशन इज अ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब एक अच्छा खासा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस कोई गिरावट थी आई चली गई। सिग्निफिकेंट है मतलब बहुत अच्छा खासा तगड़ा है, जब भी आएगा तो बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। परवेसिव, तो परवेसिव का क्या मतलब, परवेसिव जो है जनरली भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो सर्वव्यापी सर्वत्र हो। ठीक है, तो जो हर जगह हो, हर जगह का मतलब कि इसका इम्पैक्ट जो है वो हर जगह देखने को मिले, इतना ज्यादा तगड़ा जो है इम्पैक्ट हो। और परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब है कि लगातार। ठीक है, लगातार जो है डिक्लाइन हमें देखने को मिले। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर ही बात है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक सिग्निफिकेंट और एक परवेसिव और परसिस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिले, एक बहुत बड़ा और हर जगह और लगातार डिक्लाइन देखने को मिले, इसे बेसिकली हम लोग रिसेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है डेफिनेशन से चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम लोग बात किस बारे में असल में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है आगे बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। तो जो हमारा सेकेंड पॉइंट है कि इज रिसेशन कमिंग, तो अगर मैं एकदम सीधे सिंपल शब्दों में आपको जवाब दूं तो इसका आंसर है यस, रिसेशन इज कमिंग एंड रिसेशन इज इनएविटेबल एट दिस पॉइंट, यानी कि अब इसको रोकना यहां पर संभव नहीं है। ठीक है, लगातार हम लोग फेड की चर्चा सुनते आए कि भाई पहले इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, इन्फ्लेशन कुछ नहीं होगा और सब जो है रिकवर कर जाएगा, सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। फिर बाद में जो है लगातार हम चीजें सुनते हुए आए कि भाई बाद में जो है इनके खुद के जवाब बदल गए जब असली डेटा आने लगा, और अब जो है सेम चीज रिसेशन को लेकर भी कही जा रही है। मगर रिसेशन आएगा और आ रहा है, और इसका जो है वो आप यहां पर जवाब देख पाएंगे कि क्या है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसके ऊपर अभी वीडियो भी डाला था कि यूएस से जो है डेटा निकल कर आया था, और बेसिकली सेकेंड क्वार्टर का, क्योंकि यूएस में जो है वो क्वार्टर 1 जनवरी से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर डेटा निकल कर आया था जिसमें 0.9% का
कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी में देखने को मिला था, यानी कि जीडीपी जो है घट गई है और इसके पिछले क्वार्टर में भी 1.6% के आसपास का हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। और इस बार मैं ये भी बताता चलूं कि उम्मीद जो थी वो थी कि जीडीपी रीबाउंड करेगी, यानी कि ऊपर आएगी और 0.5% की तेजी दिखाएगी। तो रफली 1.5% के आसपास जो है अनुमान से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो है यहाँ पर मुख्य कारण देखने को मिल रहा है। तो जब भी लगातार दो क्वार्टर या दो से ज्यादा क्वार्टर में हमें किसी भी देश की जीडीपी गिरती हुई नजर आती है तो उसे जो है ऑफिशियली, अगर कोई स्पेशल कारण ना हो तो उसे ऑफिशियली जो है मंदी की शुरुआत मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये तो आ रहा है, ये क्लियर है। ओके, तो 2 पॉइंट तो हमारे हो गए क्लियर कि भाई ठीक है। अब जो है सबसे मेन कि हाउ टू आइडेंटिफाई इट, तो मतलब इसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि भाई रिसेशन आ रहा है। तो देखिए इसके जो है बहुत सारे अलग अलग वैल्यूएशन मॉडल्स और अलग अलग चीज़ें बना रखी हैं, मगर मैं जो है वो आपको 2 आसान चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप जो है आसानी से कभी भी रिसेशन आ रहा है तो इसको आप पकड़ सकते हैं। और वो क्या है चीज़ें, तो इनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है एक चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब ये चार्ट किस चीज का है, तो ये बेसिकली बॉन्ड यील्ड का चार्ट है। ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड क्या है, जैसे ही स्टॉक मार्केट होता है सिमिलरली बॉन्ड मार्केट होता है। ठीक है, और बॉन्ड मार्केट जो है उसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं एकदम, अगर स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं। लेकिन बॉन्ड मार्केट कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है, ये सबसे बड़ा मार्केट होता है। और यहाँ पर जो है ये एक रिसेशन का बहुत तगड़ा इंडिकेटर होता है। तो इसमें जो हम लोग जनरली इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर यूएस के बॉन्ड मार्केट को लेकर, और जो है अच्छा इसमें यह भी सवाल हो सकता है कि भाई यूएस का ही मार्केट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि देखिए यूएस जो है सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी है, तो इसीलिए इसका मार्केट देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर जिस चीज का इस्तेमाल किया ये बेसिकली है 10 ईयर - 3 मंथ। ठीक है, क्योंकि ये जो है सबसे बेहतरीन डेटा यहाँ पर दिखाता है कि कैसे 10 साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, बॉन्ड में क्या होता है, हम लोग सिंपली पैसा लगाते हैं और सरकार जो है हमें उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट देती है, 2-3% ऐसे कुछ चला करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 साल और माइनस मैंने कर दिया 3 मंथ से। तो अब इससे क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए अगर डेटा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 10 साल में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और 3 महीने के कंपैरिजन में। और अगर डेटा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि अगर डेटा नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि 3 महीने में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है बजाय कि 10 साल के। तो ये तो खुद ही बहुत ज़्यादा अजीब बात हो जाएगी कि भाई 3 महीने कोई पैसा लगा रहा है उसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जा रहा है बजाय कि जिसने 10 साल के लिए पैसे जमा कर दिए सरकार के पास। तो इसका आप जनरली एक लॉजिक समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, सरकार 3 महीने में ज़्यादा पैसा क्यों दे रही है। ठीक है, तो 3 महीने में इसलिए ज़्यादा पैसा दे रही है, या छोटे टाइम फ्रेम बोल लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 3 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसे भी होता है। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में इसलिए दे रही है, कोई आपको अर्जेंसी में रुपए कब देता है। ठीक है, कि भाई एकदम कोई रुपए कब मांगता है कि लाओ लाओ हमें अर्जेंट है रुपए दो, कि भाई सच में उसे कोई बहुत ज़्यादा समस्या होती है तब। ठीक है, तो सिमिलर केस यहाँ पर इकोनॉमीज के साथ भी है कि अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मगर अब एकदम से यूएस ने कहा कि लाओ लाओ भाई जो भी पैसा है बाहर है जहाँ भी है सारा पैसा वापस लाओ, हमें जमा करो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, और बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट देंगे, जितना 10 साल में मिल रहा है उससे भी ज़्यादा देंगे। तो इसका मतलब समस्या तो कहीं ना कहीं है। तो वो पैसा जो है खिंचकर कहाँ जा रहा है, बॉन्ड मार्केट में। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंडिया में आप देख रहे हैं एफआईआई की नेट सेलिंग लगातार देखने को मिल रही है, और ये केवल इंडिया में ही नहीं है, ये हर जगह चल रहा है लगभग। तो ये तो हो गई कि भाई लॉजिक इसके पीछे का क्या है। अब कैसे पता चलता है कि रिसेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो देखिए जनरली जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो हम मेन 3 रिसेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा 2000 वाला हो गया .com बबल, उसके बाद 2008 वाला जो लेमन ब्रदर्स वाला क्रैश था, और उसके बाद अभी कोरोना क्रैश 2020 में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है मैंने ये जो आप बड़ी ब्लैक लाइन देख रहे हैं ये एकदम जीरो के लिए है। ठीक है, यहाँ पर 0.003 दिख रहा होगा, तो ऑलमोस्ट जीरो मानिए इसे, क्योंकि वो एग्जैक्ट शायद जीरो सेट नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर जो है हमें
गिरावट देखने को मिली है, ये है 2000 की बात। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जीरो से नीचे आ गया है मार्केट, मतलब कि 3 महीने में ज़्यादा रिटर्न देने लग गए ये लोग। और नीचे आते आते काफ़ी हद तक नीचे आया, 0.832 -0.832 का अंतर आ गया था, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर हो जाता है। जबकि अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ही कुल मिलाकर 2-4% के मिलते हैं। ठीक है, तो 3 महीने में 8.8% ज़्यादा जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है एक्सट्रीम कंडीशंस में यहाँ पर पहुँचते हैं। और उसी समय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमें बड़ा क्रैश देखने को मिला था। ठीक है, .com बबल जब बस्ट हुआ था तो एकदम मार्केट तबाह हो गए थे। ठीक है, 70% की गिरावट आई थी इंडेक्सों में, तो ये स्थिति रही। अब उसके बाद जो है फिर जैसे जैसे मार्केट रिकवर किए तो सारी चीज़ें रिकवर कर गई भाई। 10 साल में जो है इंटरेस्ट उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया, और जो 3 महीने में एकदम से हाइक लिया था उसको धीमे धीमे घटा दिया गया, चीज़ें हो गई नॉर्मल। अब जो है आ जाते हैं हम 2007-8 के समय, तो फिर सेम चीज़ हुई, फिर सेम चीज़ लगातार जो है आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर हम इस लाइन को देखेंगे तो 3 महीने में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और धीमे धीमे करके ये 1 अगस्त 2006 के आसपास नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो काफ़ी पहले से तैयारी शुरू हो चुकी थी इस चीज़ की, और इसने ऑलमोस्ट अपना लो जो भी लगाया है पॉइंट, अगर हम देखें यहाँ पर लो, तो लो कितना है 0.596। ठीक है, नेगेटिव में ऑब्वियसली 0.596 का यहाँ पर लो है, परसेंट का लो है। और उसके बाद जो है ये हुआ था 1 मार्च, फरवरी या मार्च वाले महीने में, और फिर वहाँ से रिकवर करना शुरू किया। और ऑलमोस्ट जो है हमें 2007 के लास्ट में जो है यहाँ कहीं पर जो है रिसेशन देखने को मिला था। बहुत बड़ा रिसेशन था, लोग एकदम बर्बादी की स्थिति में पहुंच गए थे। ये सारे वही रिसेशन है, कोई भी नॉर्मल नहीं है, आप इसे गिरावट मत समझिए, इसीलिए मैंने डेफिनेशन भी बता दी अच्छे से। अब आ जाते हैं हम उसके बाद बड़ी गिरावट कहाँ पर आई, 2020 में। ठीक है, जो कोरोना वाला क्रैश था, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर के आसपास जो है ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि कैसे जनवरी से जो है यहाँ पर लगातार मार्केट क्रैश होते चले गए। तो ये जो है हर बार आप देख रहे हैं कि जीरो से नीचे जा रहा है तभी बड़ा रिसेशन आ रहा है, और अभी देखिए किस स्थिति में है हम लोग। ठीक है, तो एकदम जो है वर्ज पर हैं कोलैप्स करने की, इस जीरो से नीचे जाने की। अगर मैं अभी देखूं तो कितना चल रहा है ये, तो देखिए ये जो चल रहा है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.041। ठीक है, तो 0.041 का मतलब कि ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हम लोग। ठीक है, बस कुछ ही समय की देरी है, और इतना शार्प फॉल जो है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जिस तरीके का फॉल यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जो है समस्या विकट हो चुकी है। इसकी वजह से सरकार एकदम से हड़बड़ाहट में जो है भर भर के इंटरेस्ट रेट दे रही है कि भाई पैसा अभी लाओ। ठीक है, बाद का बाद में देखा जाएगा, अभी जो है तुम पैसा लाकर जमा करो और जितना इंटरेस्ट चाहिए वो ले जाओ। ठीक है, तो ये जो है स्थिति चल रही है। तो उम्मीद है कि ये शायद 2000 के आसपास का जो लेवल था इसको भी तोड़ सकता है, जिस हिसाब से इसमें गिरावट हो रही है। तो देखिए ये जो है पिछले अगर हम बात करें तो 1929 में जो है 1929 में सबसे बड़ा हमें जो है रिसेशन देखने को मिला था, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा गया था। लोग एकदम बर्बाद हो गए थे, इकोनॉमीज पूरी तरीके से चरमरा गई थी, भुखमरी फैल गई थी, नौकरियां किसी के पास कुछ बची नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये सबसे बड़ा रिसेशन हो सकता है। ठीक है, 2000 से भी बड़ा, 2008 से भी बड़ा। ठीक है, इसके बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं, और ये आप जो है यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये केवल मेरे ही जो है ओपिनियन नहीं है, आपको डेटा सामने दिख रहा है। तो ये जो हो गया, ये हो गया डेटा। साथ में ही ये तो बॉन्ड यील्ड के बारे में हो गया। एक और जो है चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी हद तक इस्तेमाल मैं करता हूँ और मुझे काफ़ी सही भी लगती है, वो है बफेट इंडिकेटर। ठीक है, तो अब बफेट इंडिकेटर क्या है, क्या इसका वॉरेन बफेट से कोई लेना देना है? तो बिल्कुल लेना देना है, उन्हीं के नाम पर ये इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर जो है ये बेसिकली होता क्या है कि टोटल, ठीक है आप लोग चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, टोटल मार्केट कैप ऑफ पर्टिकुलर एक्सचेंज या नेशन डिवाइडेड बाय इट्स जीडीपी। यानी कि इंडिया के केस में बात करें तो हमारा जो भी स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी है, ठीक है मेन, तो एनएससी का कितना मार्केट कैप है, अगर सारी कंपनियों का हम मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल कर देंगे तो एनएससी का आ जाएगा। तो ये कितना है डिवाइडेड बाय इंडिया की जीडीपी कितनी है। ठीक है, तो ये जो है ये जो रेशियो आता है और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज के लिए, ये जो परसेंटेज आता है ये
इंडिया के केस में या डेवलपिंग कंट्रीज के केस में जो है इसको 75 मानकर चला जाता है कि अगर 75 आ रहा है तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, एकदम आइडियल सिचुएशन चल रही है, ठीक है। और अमेरिका के केस में 100 के ऊपर मानकर चला जाता है। मगर अब जैसे जैसे इकोनॉमीज इवॉल्व कर रही हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो ये इंडिकेटर भी जो है बढ़ता जा रहा है। तो आज के समय में 80 के लेवल को जो है अच्छा यहां पर माना जा रहा है। तो अभी कितना चल रहा है, हाँ, और अगर 80 से ऊपर हो जाता है, मान लीजिए इंडिया के केस में 100% निकल आया, तो इसका मतलब मार्केट जो है वो हाईली ओवर वैल्यूड हो गए। और 80 की जगह अगर ये निकल कर आ गया, मान लीजिए कुछ भी एक नंबर मान लेते हैं 50, तो इसका मतलब हाईली अंडर वैल्यूड है। तो अंडर वैल्यूड में क्या करना चाहिए, अंडर वैल्यूड में हमें करनी चाहिए भर भर के बाइंग, और ओवर वैल्यूड में क्या करना चाहिए, जो कुछ भी है उसे बेच देना चाहिए, है ना। सिंपल भाषा में तो यही समझ सकते हैं। तो क्या नंबर निकल कर आ रहा है, तो देखिए यहां पर सीधे कैलकुलेट ही कर डालते हैं। तो जीडीपी कैसे निकालेंगे, तो जीडीपी का जो सबसे जो प्रोमिनेंट नंबर है वो जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो इंडिया की जीडीपी आप देख सकते हैं 2021 में दी गई 3.17 ट्रिलियन यूएस डॉलर ऑफ कोर्स, ठीक है। और मार्केट कैप अभी के हिसाब से कितना है, तो रफली जो है ये 3.6 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोग कह सकते हैं कि 2021 का ये डेटा मार्केट कैप अभी का लिया है, तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो यहाँ पर जो है 2022-23 के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट दी है 7.5%, कि इंडिया 7.5% के हिसाब से ग्रो करेगा। तो अगर आप 3.17 का 7.5% निकालेंगे तो रफली 3.4 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 3.4 के आसपास आ जाएगा। तो अभी पूरा साल तो खत्म हुआ नहीं है, तो आधा कर लीजिए उसको रफली, ठीक है, 6-7 महीने हो रहे हैं, तो 3.3 के आसपास कुछ जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो 3.6 डिवाइडेड बाई 3.3 कर दीजिए, ठीक है, यहीं पर कर डालते हैं इसको। 3.6 डिवाइडेड बाई 3.2 या 3 कर दीजिए, तो ये आ गया ऑलमोस्ट मोर देन 100%, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर लें, तो ये आ गया, कितना आ गया हमारे पास 109%, 110% के आसपास कुछ मान लीजिए, 109-110%। तो यानी कि ये 100 से भी ऊपर है, होना कितना चाहिए इसे 80, अगर आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। तो आइडियल तो रहता नहीं है, लेकिन ये 100 से भी ऊपर है, यानी कि बहुत अच्छे खासे हम ओवर वैल्यूड मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें जो हैं ये अधिकतर जो है बहुत अच्छा काम करती हैं, जितना भी मैंने पुराने डेटा से मिला है। आप लोग भी चाहें तो मैंने सारी चीजें बता दी हैं, खुद से जाकर चेक करें तो और कुछ और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पर हमने ये चीजें देख ली कि भाई कैसे जो है पता किया जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, इम्पैक्ट ऑफ रिसेशन। और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर आप लोगों को नहीं लिखा है, नहीं बताया कि ये तो हो गया भाई नंबर और डेटा के हिसाब से हम लोग कैसे पता करते हैं, और एक दूसरा जो है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, उसको मैं इसी पॉइंट में कवर करूंगा। तो इम्पैक्ट ऑफ रिसेशन में तो देख लेते हैं ये क्या है। ओके, तो देखिए इम्पैक्ट क्या होता है। अब देखिए इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आसान भाषा में तो आप लोगों को सभी को पता होगा, मंदी में क्या होता है भाई, नौकरियां चली जाती हैं, सुस्ती आ जाती है, सामान नहीं बिकता है, सारी चीजें। लेकिन ये हो रहा है अभी कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी तो हम देख रहे हैं मार्केट एकदम अंधी तेजी में भाग रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं मार्केट भागा चला जा रहा है 15,200 से, हालांकि अभी तो शायद थोड़ी बहुत कुछ गिरावट भी देखने को मिल रही काफी लंबे टाइम के बाद, मगर ऐसी कोई खास गिरावट तो है नहीं, ठीक है। तो एकदम इतनी तेजी में भागे चला जा रहा है, और आप लोग देख भी रहे होंगे ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह सब लोग कह रहे हैं भाई बुल रैली आ गई है, बुल रैली आ गई है, एकदम सब अब मस्त होने वाला है, कोई समस्या नहीं है। तो मैं कैसे कह रहा हूं कि भाई कहां पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, तो देखिए ये बुल रैली वालों की यहाँ पर पोल खुल जाएगी सारी, कि ये ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, और यहाँ पर जो है चाइना में बहुत बड़ा डिजास्टर, ठीक है, इसको क्राइसिस भी लिखना एक सही शब्द नहीं होगा, इट इज मोर ऑफ अ डिजास्टर। तो यहाँ पर $350 बिलियन से ज्यादा का जो है लॉस फेस कर रही हैं कंपनीज, और कंपनीज क्या बेसिकली एक तरीके से सरकार के ऊपर ही बैठेगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है और क्या इसका थोड़े मैं अगर आपको जानकारी दूं, तो देखिए बेसिकली क्या हुआ कि जो अमेरिका ने, ये सब हुआ कैसे, ठीक है, अमेरिका ने छापा भर भर के पैसा,
अमेरिका ने भर भर के पैसा छापा, 5 ट्रिलियन के ऊपर छाप डाला, ठीक है, जितनी इंडिया की जीडीपी भी नहीं है उससे ज्यादा उन्होंने नोट छाप डाले। अब केवल नोट छापे नहीं जा सकते हैं, अगर आप नोट छापेंगे तो इसका मतलब आप समझते हैं कि भाई इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि पैसा तो जो है कागज है, उसके पीछे वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए, तब तो उस पैसे का छपने का कोई मतलब है। वैल्यू अगर क्रिएट होगी नहीं, आप पैसा छापे डाल रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं सिंपली, ठीक है। तो ये हुआ। अब अमेरिका अपने पास इतना पैसा रख सकता नहीं है, तो उसने क्या किया, चारों तरफ की जाओ भाई भर भर के लगाओ। इसीलिए हमने देखा इंडिया में भर भर के स्टार्टअप्स निकले, यूनिकॉर्न्स निकले। वो सब कैसे आया, एकदम से इतनी तेजी कहां से आई? तो वो तेजी का कारण यही था कि अमेरिका के पास इतना पैसा था कि जहां दिख रहा था उन्हें वो वहां पैसा अपना लगाए दे रहे थे। सिमिलर केस था चाइना में। चाइना में भर भर के जो है, यहाँ पर चाइना का रियल एस्टेट बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत तगड़ा रियल एस्टेट है इनका, तो भर भर के जो है रियल एस्टेट में पैसा जो है पंप किया गया। अब उससे क्या हुआ कि बड़ी बड़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई, बहुत सारी चीजें शुरू हुई। अब उसके बाद जो है जब वापस से इंटरेस्ट बढ़ाया, अमेरिका ने कहा कि भाई पैसा वापस लेकर आए सभी लोग, तो वो पैसा जो है वो लौट गया और यहाँ पर जो है केवल कागज पर जो है पैसा रह गया और बिल्डिंग्स जो है वो बन चुकी हैं। अब बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, पैसा उस चीज का है नहीं, तो ये पैसा देगा कौन? तो सिंपल है कि जो लोग इन बिल्डिंग्स में फ्लैट खरीदेंगे वही लोग ये पैसा देंगे। अब जनता के पास जो है स्थिति ये है कि जनता के पास पैसा है नहीं, तो 90 से ज्यादा शहरों में क्या हो रहा है चाइना में, 90 से ज्यादा शहरों में जनता ने जो है बॉयकॉट कर दिया है। किस चीज का बॉयकॉट? कि भाई हम पैसा नहीं देंगे, हम लोग जो है बैंकरप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, तो आपको जो सही समझ में आए सो कर लो, हम लोगों के पास पैसा तो बचा नहीं है। तो यहाँ पर जो है इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ी हो चुकी है कि ये जो है 26 ट्रिलियन का यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम है, इसके ऊपर जो है बहुत हैवी प्रेशर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो ये जो स्थिति यहाँ पर बन रही है। अब दूसरी चीज हम लोग देख लेते हैं, एक और बहुत बड़ी समस्या है जो कि बेसिकली अमेरिका के द्वारा जो भी सब चीजें कराई गई यहाँ पर यूक्रेन को पुश कर करके, तो उसके चलते जो वॉर हुआ, ठीक है, रसिया यूक्रेन का हम वॉर देख ही रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर जो है विंटर आ रही है, ठीक है। अब विंटर जो है रसिया के लिए, जो लोग भी रसिया के माहौल से थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, तो विंटर, रसिया में जो है विंटर को जनरल विंटर कहा जाता है, ठीक है। कौन सा जनरल है? ये साधारण वाला जनरल नहीं है, ये जो है आर्मी वाला, जो हमारे यहाँ जनरल होते हैं वो वाला जनरल विंटर कहा जाता है, ठीक है। अब क्यों कहा जाता है इसका मैं कभी बाद में बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मेन जर्मनी को, जो जर्मनी क्या अधिकतर यूरोप कह ले, लेकिन सबसे ज्यादा जर्मनी जो है वो डिपेंड करता है रसिया की नेचुरल गैस जो है सप्लाई इसके ऊपर। जो मेन इनके यहाँ बिजली वगैरह सारी चीजें होती हैं वो इसी से होती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है कि विंटर जब आती है तो ये इनकी जो भी पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम करके नाम रहता है इनका, ये पड़ जाती है ठप, इन्हें बंद करना पड़ जाता है। अब हुआ क्या कि भाई पहले तो इन लोगों ने खुद ही भर भर के सैंक्शन लगा दिए, अमेरिकन सैंक्शन लगा दिए, यूरोपियन यूनियन ने पूरा जर्मनी सैंक्शन लगा दिए। अब इसके बाद क्या, इसके बाद सिंपली भाई रसिया को भी समस्या आ गई जो भी ये सारी चीजें देने से, और इनके पास क्या हुआ, जो भी नेचुरल गैस के रिसोर्स हैं वो हो गए खत्म, मतलब काफी हद तक खत्म की स्थिति में। तो आज के टाइम पे ये स्थिति है कि जो जर्मनी का प्रेसिडेंशियल पैलेस है, ठीक है, जर्मनी प्रेसिडेंशियल पैलेस जो बर्लिन में है, जहां पर मेन इनके चांसलर वगैरह रहते हैं, उसमें रात भर लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। इसे आप ये मान लीजिए इंडिया का राष्ट्रपति भवन, ठीक है। तो अगर सोचिए इंडिया के राष्ट्रपति भवन में रात भर लाइट ना आए तो क्या स्थिति हो जाएगी। ये स्थिति जो है यूरोपियन यूनियन में हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, जर्मनी में। और जर्मनी जो है आपको पता है विश्व की जो है यहाँ पर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर इसमें भी समस्या आती हुई देखने को मिलेगी। तो ये रिसेशन का ये देखिए, जब ये चीजें आती हैं तो सब एक साथ आता है, तो रिसेशन का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर फूड सिक्योरिटी खतरे में आ चुकी है ऑलरेडी, एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ चुकी है, ठीक है। और जो भी रियल एस्टेट है, तो ये रहने खाने पीने का सारा जो है यहाँ पर मामला ठप पड़ने वाला है। तो बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर होती हुई नजर आ रही है। और ये बस आप ये मान के चलिए कि ये अभी जो है ट्रेलर है, ठीक है, ये ट्रेलर है, और ट्रेलर भी शायद मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, जैसे टीजर मान लीजिए। अभी आप देखेंगे आगे आने वाले समय में कि एक आध साल में अभी क्या स्थिति देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आएगी। तो ये जो है
इम्पैक्ट है। और अब जो हम लोग बात कर लेते हैं हमारे लास्ट पॉइंट का कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है कि भाई ये सब तो हमने समझ लिया, अब एक आम निवेशक के हिसाब से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और जो भी लगातार ये बुल रैली आ रही। तो देखिए आप लोगों को एक चीज समझनी होगी, जो मैं यहां पर साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात कर रहा था कि मार्केट को कौन मूव करता है। बड़े प्लेयर्स ही मूव करते हैं, ठीक है, रिटेलर्स तो कुछ यहां पर करते हैं नहीं, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स, और इस पर जो है निर्मला सीतारमण जी का बयान भी आया था कि हमारे इंडिया के रिटेलर्स जो हैं वो इस बार मार्केट को संभाल लेंगे। तो देखते हैं अभी कितना संभाल लेंगे। मगर जो है यहाँ पर आपको ये चीज समझना होगा कि बड़े प्लेयर्स की पोजीशनें जो है वो बहुत हैवी, बहुत बड़ी होती हैं। अब अगर उन्हें सेलिंग करनी है तो उन्हें बायर्स तो चाहिए। अब वो बाई कौन करेगा? तो बाई करेंगे कुछ और इंस्टीट्यूशंस होंगे, जैसे एफआईआई सेल करेंगे, तो थोड़ा बहुत डीआईआई बाई करेंगे, मगर सारा तो बाई कर नहीं लेंगे। लेकिन हमेशा बायर्स जो है सेलर्स के बराबर होने चाहिए। तो बचा हुआ झटका कौन खाएगा? तो बचा हुआ झटका खाएंगे रिटेलर्स। ठीक है, ऐसा हमेशा से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। तो जब इतनी बड़ी गिरावट आई यहाँ पर 15,200 तक, तो क्या हुआ? रिटेलर्स भाग गए। और भी बहुत सारा डेटा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मगर फिर वीडियो कई घंटों का हो जाएगा। तो देखिए 50% से ज्यादा रिटेलर जो है इस समय तक यहां तक भाग चुके थे। तो वॉल्यूम कम होता हुआ देखने को मिल रहा था आप लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा कि यहां से 15,200 से 20-20, 30-30, 50-50 पॉइंट करके बढ़ा है मार्केट। तो वॉल्यूम ही नहीं था, वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम था। तो इसके चलते जो है पैसा वापस से पंप कर करके मार्केट को बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया? ताकि भाई रिटेलर्स को वापस से बुलाया जाए कि भाई आ जाओ वापस से, देखो इस शेयर में अपर सर्किट लग गया, यहाँ पे देखो ये शेयर भाग रहा है, मार्केट भाग रहा है, बुल रैली आ गई। तो रिटेलर जो भी बचा हुआ पैसा है वो लेकर आ गए। और जब एक बार पर्याप्त यहाँ पर उन्हें लगेगा कि यहाँ पर पर्याप्त सेलर्स मौजूद हैं, तो फिर जो है मार्केट वहां से वापस से गिरेगा। और फिर जो गिरेगा तो फिर आप लोगों को पता ही कि क्या ही अंजाम होता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं 18,600 से जिस तरीके से गिरता आ रहा है। तो इसकी जो है बिल्कुल तैयारी है। और अगर आप यहाँ पर देखें, ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में कुछ डिटेल्स इससे रिलेटेड शेयर करी थी। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो देखिए ऑलरेडी वैसे जो भी पोजीशंस है, स्ट्रेटजीज है, वो लगातार हम लोग अपने ग्रुप पे डिस्कस करते रहते हैं, मैं आप लोगों को बताता रहता हूं। तो आप लोग जरूर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, फ्री ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाती है। और जिन्हें असली में एकदम अच्छे से ट्रेड करनी है वो पेड ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको जो भी कॉन्टेक्ट करने के लिए नंबर वगैरह वो नीचे डाल दूंगा। बाकी ठीक है, वहां पर जो है एग्जैक्ट आपको डिटेल्स मिलेंगी कि एग्जैक्ट बाकी जो एक आइडिया है वो क्या होना चाहिए, वो मैं यहां पर आपको अच्छे से बता दूंगा। तो देखिए बेसिकली सिंपल सा आइडिया है कि मार्केट में मैंने आपको सारा डेटा बता दिया। इसे देखकर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रिसेशन तो आना ही आना है, मगर किस दिन गिरेगा मार्केट ये कैसे पता करें? तो ये देखिए कोई भी पता नहीं कर सकता है कि मार्केट किस दिन गिरेगा। हो सकता है आज से ही गिरना शुरू हो जाए, हो सकता है 2-3 महीने भी ना गिरे, तो ये कोई नहीं जानता है। मगर एक चीज तो आप लोग समझ गए कि गिरना है, तो भाई मार्केट को आप लोग जो है अपने हिसाब से नहीं चला सकते, आपको चलना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से। तो सिंपली सबसे पहले जो इन्वेस्टर हैं वो क्या करें? वो भाई अपनी पोजीशनें जो है उन्हें खाली कर दें जितना जल्दी हो सके। यहां पर आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का आरएसआई ऑलरेडी 75 के आसपास चल रहा है, ठीक है। ऑटो सेक्टर देखेंगे तो ओवरसोल्ड है, 74-75 चल रहा है, ठीक है। फार्मा देखेंगे तो फार्मा यहां पर थोड़ा सा संभला हुआ है, ठीक है। मेटल अगर हम देखेंगे तो मेटल 76 के आसपास है। एनर्जी देखेंगे तो एनर्जी भी ऑलमोस्ट 70, 71, 72 के आसपास है। तो पूरा मार्केट जो है ये ओवर बॉट जोन में चल रहा है। देखिए बैंक निफ्टी तो अलग ही भाग रहा है, 70, 78 के आसपास है। तो भाई मैं यही कहूंगा कि ये जो है बहुत हाईली ओवर वैल्यूड मार्केट है। जिनके पास भी पोजीशन है अपनी बेचो बाचो पोजीशन, और यहां से जो है वो निकल जाओ, इसी में भलाई है, ठीक है। और जब मार्केट आपको थोड़ा अच्छी नॉर्मल जगह आता हुआ देखने को मिलेगा, आरएसआई थोड़े संभलते हुए नजर आएंगे 50 के आसपास, तब यहां पर बाइंग जो है आप लोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि ट्रेडर्स के हिसाब से क्या करना चाहिए, तो ट्रेडर सिंपली मार्केट को आप टाइम तो कर नहीं सकते, तो मार्केट के हिसाब से चलिए, अपनी पोजीशन बनाइए, लंबी पोजीशन बनाइए, बड़ी पोजीशन बनाइए, ठीक है। थोड़ा समय रिस्क को मैनेज करें। सबसे पहली चीज कि भाई अगर आप लोग जो है यहाँ पर कुछ भी खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए बैंक निफ्टी वगैरह की लेना चाहते हैं पोजीशन, तो साथ में ही एक ऐसी पोजीशन भी जोड़ते चलें जिससे आपका रिस्क वगैरह जो है वो मैनेज हो सके।
तो ये तो देखिए सिंपली रिस्क मैनेजमेंट है, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, इसमें मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए ये मैंने ऑलरेडी बता दी कि पहला काम है रिस्क को मैनेज करना, और यहाँ से भर भर के जो कॉल बाई करने वाले हैं या कर रहे हैं लोग, इससे बचें, क्योंकि आप लोग बढ़िया डेली प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन जब गिरना शुरू करेगा तो 3 दिन भी नहीं लगेंगे मार्केट को, जितना भी प्रॉफिट कमाए वो सब आप लोग मार्केट को वापस दे देंगे। तो इस चीज को समझें, और जो नहीं समझेंगे उन्हें मार्केट खैर समझा ही देगा। तो मार्केट भाई सबको सिखा देता है, ठीक है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होगा, जैसी भी चीजें होंगी लगातार आगे इस पर वीडियो आते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब वगैरह कर दो, लाइक वगैरह कर दो, ठीक है। जो आपके दोस्त हो मार्केट में उन्हें शेयर जरूर कर दो, ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बर्बाद होने वाले हैं वो बच जाएं। और एक चीज और ध्यान में रखें कि जब एक चीज जरूर मैं आपको बता सकता हूं, काफी वैसे तो मजाकिया है, लेकिन जब सब लोग एकदम कन्विंस हो जाएंगे कि अब मार्केट जो है एकदम प्रॉपर बुल रैली आ गई है, अब तो मार्केट सीधे 20-25 हजार पार दिखेगा, तब आप समझ लेना कि यहां से मार्केट में जो है वो गिरावट शुरू होने वाली है बहुत ही जल्द, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर वगैरह कर दें, ठीक है। सारी चीजें मैं बोल चुका हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।